एक पुराना घर पहाड़ी पर बना हुआ था जो पूरे शहर को दिखता था। काला और फिरावना ये घर बरसों से खाली पड़ा था। लोग अजीब आवाजों और टिमटिमाती रोशनी की कहानियां सुनाते थे। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक गर्मियों में मेरे परिवार ने उस घर में जाने का फैसला किया। मेरे पिता, जो एक इतिहास के प्रोफेसर थे, उसकी कहानियों में बहुत दिलचस्पी रखते थे। मेरी माँ हमेशा की तरह अंडरस्टैंडिंगदार, शहर से दूर एक शांत जीवन का मौका देख रही थी। मैं ओवना की घबराहट महसूस कर रही थी। घर में कुछ तो ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। जिस दिन हम वहां गए थे वह दिन बहुत ही उज्जवल और सनी वाला था, लेकिन घर में एंगुल्फिया हुआ अंधेरा कम नहीं हुआ। जैसे ही हमने बक्से उतारे, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। हवा में कुछ हैवीपन था, जैसे वहां कोई रहस्य छुपा हो। मेरे सामने गर्मी की छुट्टियां थीं, लंबी और बोरिंग। मेरे माता पिता घर सजाने और व्यवस्थित होने में व्यस्त थे। उनके पास मेरे लिए समय नहीं था। अपने हाल पर छोड़ दिया गया, मैं घर और उसके आसपास घूमने लगी। बगीचा बहुत बड़ा और जंगली था, गुलाब और लताओं से भरा हुआ। पत्तियों के बीच छिपा हुआ मुझे एक टूटा हुआ फव्वारा मिला, जिसका बेसिन घास फूस से भरा हुआ था। जैसे ही मैंने कचरा साफ किया, मुझे अपनी गर्दन पर ठंडी हवा का एहसास हुआ। गर्मी के डिस्पाइट तेजी से मुड़ते हुए मैंने कुछ नहीं वॉचिंगा। वापस घर में मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमती रही। हर एक पर एंगुल्फियों और सड़ांत से भरा हुआ था। लाइब्रेरी अपनी ऊंची बुकों की शेल्फ और धूल भरी बुकों के साथ मेरे लिए एक विशेष आकर्षण रखती थी। यह यहाँ था, एक दोपहर कि मैंने पहली बार फुसफुसाहट सुनी। आवाज बहुत धीमी थी, मुश्किल से सुनाई दे रही थी। एक हल्की सी आह, कपड़े की सरसराहट, एक धीमी विस्पर्स। मैंने अपनी किताब से ऊपर वॉचिंगा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। लाइब्रेरी खाली थी। मैंने खुद को यह अंडरस्टैंडिंग आने की कोशिश की कि यह मेरी कल्पना है, लेकिन फुसफुसाहट जारी रही। वे कमरे के अंत से आ रहे थे, जहां एक भारी मखमली पर्दा एक दरवाजे को ढके हुए था। जिज्ञासा डर से युद्ध कर रही थी। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए मैंने पुराने घर की आवाजें सुनी। छत से हवा चल रही थी और अनवॉचिंगे पैरों के नीचे फर्श की लकड़ी चटक रही थी। और फिर मैंने इसे फिर से सुना, फुसफुसाहट बिल्कुल स्पष्ट, मेरे कमरे के दरवाजे के ठीक बिहाइंड। उस रात मुझे नींद नहीं आई। घर का हर क्रीकिंग और कराहना मेरी रीढ़ को नीचे गिरा देता था। सुबह होने से ठीक पहले मैं एक अनईजी भरी नींद में सो गई। मैं एक ठंडी सनसनी के साथ उठा, जैसे कि कोई मेरे ऊपर खड़ा हो। अपनी आंखें खोलते हुए मैंने उसे वॉचिंगा। एक ममूवा, लंबी और पतली, सफेद रंग की बहती हुई साड़ी पहने हुए। उसका चेहरा एक घूंघट से ढका हुआ था, लेकिन मैं उसकी उदासी, उसकी निराशा को महसूस कर सकती थी। वह मेरे बिस्तर के पैर पर खड़ी थी। उसका फॉर्म अग्रीडो किसी आंतरिक प्रकाश से चमक रहा हो। डर ने मुझे जकड़ लिया। मैं चीखना चाहती थी, दौड़ना चाहती थी, लेकिन मैं हिल नहीं सकती थी, सांस नहीं ले सकती थी। फिर जितनी जल्दी वह प्रकट हुई, ममूवा गायब हो गई, चमेली की एक हल्की सी खुशबू और हवा में एक ठंडक छोड़कर। अगले कुछ दिन डर और अनिश्चितता के थे। मैंने अपने माता पिता को फुसफुसाहट और सफेद साड़ी वाली ममूवे के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इसे एक अति सक्रिय कल्पना अग्रीड कर खारिज कर दिया। मैं जानती थी कि मैंने क्या वॉचिंगा था, लेकिन मुझे खुद पर शक होने लगा था। एक शाम जब मैं अपने कमरे में अपने बालों को ब्रश कर रही थी, तो मुझे शीशे में कुछ दिखाई दिया। मेरे पीछे कांच में प्रतिबिंबित सफेद साड़ी वाली ममूवा खड़ी थी। इस बार मैंने उसका चेहरा वॉचिंगा, पीला और खींचा हुआ, गहरी अथाह उदासी से भरी आंखों के टुगेदर। मैं मुड़ी, लेकिन कमरा खाली था। ममूवा ब्लोविंगी गई थी, लेकिन उसकी छवि मेरे दिमाग में छपी हुई थी, मिटने से इनकार कर रही थी। मैं तब जानती थी कि मुझे घर के मिस्ट्रियों को उजागर करना होगा, और उस मिस्ट्री में ममूवा का जो धिस के हॉल में भटकती थी। डर, एक निरंतर टुगेदरी, मेरा पीछा एक परेंगुल्फसई की तरह करता था। मैं लाइब्रेरी, बगीचे, किसी भी ऐसी जगह से बचती थी जहां मैंने सफेद साड़ी वाली ममूवा की उपस्थिति को महसूस किया था। फिर भी मैं इस एहसास से नहीं बच सकती कि वह मुझे देख रही है। उसका दुख हवा में भी महसूस हो रहा था, जो मैं सांस ले रही थी। एक दोपहर मेरी माँ
मेरे पीछे हटने के व्यवहार से चिंतित, जोर देकर कहा कि मैं उनके साथ बगीचे में टहलने के लिए जाऊं। अनिच्छा से मैं मान गई। जैसे ही हम ऊंचे रास्तों पर चल रहे थे, मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी से एक ठंडी कंपकंपी महसूस हुई। हवा भारी हो गई, एक अदृश्य ऊर्जा से चार्ज हो गई। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा है? मैंने पूछा। मेरी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। मेरी माँ मुस्कुराई। मेरी अनईजी को उन कहानियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जो मैंने घर के बारे में सुनी थी, लेकिन मैं बेहतर जानती थी। सफेद साड़ी वाली ममूविया पास थी। उस दिन बाद में अटारी की खोज करते समय मैं एक ढीली फर्श पर ठोकर मार गई। जिसे खोलते हुए मुझे अंधेरे में जाने वाली एक संकीर्ण, धूल भरी सीढ़ी मिली। यह एक गुप्त रास्ता था जो नजरों से छिपा हुआ था। जिज्ञासा मेरे डर पर काबू पा रही थी। मैं स्टार्टल दाने वाले कदमों से नीचे लिफ्ट दी। हवा ठंडी हो गई, गीली मिट्टी और क्षय की गंध से भरी हुई थी। रास्ता एक छोटे बिना खिड़की वाले कमरे में खुला, जिसमें एक कुर्सी, एक मेज और एक टिमटिमाता हुआ तेल का दीपक था। मेज पर एक चमड़े से जरा हुआ डायरी था, जिसके पृष्ठ उम्र के साथ पीले पड़ गए थे। जैसे ही मैं उस तक पहुंची, दीपक ग्लोविंगता हुआ बुझ गया, मुझे अंधेरे में डुबो दिया। घबराहट मुझ पर मुंहवोरें ले रही थी। मैं फंस गई थी, अकेली, उस अनवॉचिंगी उपस्थिति के साथ जो घर में भटकती थी। अंधेरे में ठोकरें खाते हुए मैं गुप्त रास्ते को ढूंढने में कामयाब रही और सीढ़ियों से वापस ऊपर चढ़ गई। अटारी की सुरक्षा में वापस मैं फर्श पर गिर पड़ी। मेरा दिल मेरी एंगलफस्ती में धड़क रहा था। डायरी को अपनी एंगलफस्ती से लगाकर मुझे पता था कि जिसमें सफेद साड़ी वाली मूवा के रहस्य को उजागर करने की कुंजी है। उस रात सो न सकने के कारण मैंने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। सुंदर लेख ने एक सौरद कहानी बताई, प्यार, विश्वासघात और एक टूटे हुए दिल की स्टोरी। डायरी एमेलिया नाम की एक युवती की थी जो एक सदी से भी पहले इस घर में रहती थी। एमेलिया ने एक युवक के लिए अपने जुनूनी प्यार के बारे में लिखा था, एक प्यार जो उनके परिवारों की कड़वी दुश्मनी से वर्जित था। वे भागने वाले थे अपनी दुनिया की बाधाओं से बचने के लिए और साथ में एक जीवन बनाने के लिए, लेकिन उनके नियोजित मोमेंट साइन की ईव संध्या पर त्रासदी आ गई। जैसे ही मैं एमेलिया की डायरी में गहराई से लिपटती गई, पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर आने लगे। जिस आदमी से वह प्यार करती थी, एडवर्ड नाम का एक आदमी, कभी भी उनके नियत मिलन स्थल पर नहीं पहुंचा। दिन हफ्तों में बदल गए, फिर महीनों, उससे कोई संदेश नहीं आया। दिल टूटना निराशा में बदल गया, क्योंकि एमेलिया इस उम्मीद से चिपकी रही कि वह अभी भी जिंदा है। एक तूफानी रात एक पत्र आया जिसमें खबर थी जिसने एमेलिया की दुनिया को मुंह दिया। एडवर्ड की डेड्यू हो गई थी। एक सौरव दुर्घटना में उसकी डेड्यू हो गई। दुख से सौरवी होकर उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया, सभी भोजन और आराम से इनकार कर दिया। दिनों बाद वह मृत पाई गई। उसके हाथ में एक सफेद गुलाब था। डायरी अचानक समाप्त हो गई। मुझे उदासी और एक फिरावनी एहसास के साथ छोड़कर सफेद साड़ी वाली ममूवा एमेलिया थी। उसकी आत्मा उसके दुख और एडवर्ड की मौत के इर्द गिर्द बिना किसी जवाब के सवालों से घर से जुड़ी हुई थी। उस रात मैंने एमेलिया का सपना वॉचिंगा। वह मेरे सामने आई। उसका चेहरा अब दुहक से नहीं बल्कि एक शांत आग्रह से भरा हुआ था। उसे ढूंढो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज एक शोकाकुल आह बन गई। एडवर्ड को ढूंढो और उसे बताओ कि मैंने उसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। मैं चौंक कर उठ गई। एमेलिया की दलील मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं जानती थी कि मुझे क्या करना है। मुझे यह पता लगाना था कि वास्तव में एडवर्ड के साथ क्या हुआ था और एमेलिया की बेचैन आत्मा को पीसफुली हटाई। दिन हफ्तों में बदलते गए, क्योंकि मैंने पुस्तकालयों और ऐतिहासिक अभिहैंड राइटिंग आगारों को खंगाला एडवर्ड के जीवन के टुकड़ों को एक साथ जोड़कर। यह एक इत्तेफाक से खोज थी, एक पुरानी किताब में दबा हुआ एक फीका अखबार की कतरन, जिससे सच्चाई का पता ब्लोविंगा। एडवर्ड की डेड्यू किसी दुर्घटना में नहीं हुई थी, उसकी हत्या कर दी गई थी। एक प्रतिद्वंद्वी परिवार के सदस्य ने रास्ते में घात लगाकर हमला किया था, जो लंबे समय से ब्लोविंगी आ रही द्वेष का बदला लेना चाहता था। इस नए ज्ञान से लैस होकर मैं पहाड़ी पर बने घर वापस ब्लोविंगी गई। बगीचे में खड़े होकर, जहां एमेलिया और एडवर्ड ने खुशी के चोरी छिपे पल साझा किए थे, मैंने जोर से बोला। उसे एडवर्ड के भाग्य की सच्चाई और उनके प्यार की स्थायी डाउटी के बारे में बताया। जैसे ही मैं बोली,
बगीचे में एक हल्की सी हवा ब्लोइंगी अपने साथ चमेली की खुशबू ले आई। हवा जो एक बार दुख से भारी थी, हल्की महसूस हुई, जैसे कि कोई बोझ उतर गया हो। घर की तरफ वॉचिंगते हुए मैंने खिड़की पर एक बेहोश सी आकृति को खड़े वॉचिंगा। उसके होंठों पर एक शांत मुस्कान थी। एमेलिया आखिरकार शांत हो गई थी। अतीत की बेड़ियों से मुक्त होकर उसकी आत्मा आगे बढ़ सकती थी। और मैं, वह लड़की जो एक बार पहाड़ी पर बने पुराने घर से फेरती थी,